फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, कृषि मानव सभ्यता का केंद्र है, इसीलिए कृषि मंत्री के रूप में आपका काम केवल अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को संभालने का नहीं है, आपके कंधे पर मानवता के भविष्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है। विश्व स्तर पर कृषि 2.5 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए आजीविका प्रदान करती है। Agriculture ministers, your task is not simply that of handling one sector of the economy. You shoulder a big responsibility for the future of humanity. Globally, agriculture provides livelihood for over 2.5 billion people. In the global south, agriculture accounts for almost 30% of GDP and over 60% of jobs. And today, this sector faces several challenges. हैदराबाद में कृषि कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय 3 दिवसीय G20 बैठक की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अलग अलग देशों के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महानिदेशक भी शामिल हुए। बैठक के पहले दिन कृषि एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हैदराबाद के नोवोटेल में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अत्याधुनिक कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में भारत उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही है। पहले सत्र के समापन के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है और कृषि के क्षेत्र में भारत दूसरे देशों के लिए भी आगे बढ़कर काम कर रहा है। भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम खाद्यान्न की दृष्टि से यूं कहें तो दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे किसान अपने देश के लिए भी खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं और अन्य देश जिनको आवश्यकता है उन देशों को भी आपूर्ति करने में भारत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। कृषि उत्पादों की दृष्टि से हम या तो प्रथम नंबर पर खड़े हैं या दूसरे क्रम पर खड़े हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने एक दावा किया कि पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार के लिए ये विकास की राजनीति रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके और देश भर में सुशासन प्रदान करके देश के विकास को सुनिश्चित करना है। टॉयलेट आना, एलपीजी आना, घर में नल आना, इलेक्ट्रिसिटी आना, घर का आवास होना, इस सबका का फायदा एक एम्पावरमेंट में हुआ है। तो एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इंडिया इज रिगार्डेड एज द ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स। अर्थव्यवस्था में सबसे फेवर्ड डेस्टिनेशन विदेशी मुद्रा भारत में अब ज्यादा बढ़ गई है। एफडीआई इज नाउ $88 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। हम दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, फिश के उत्पादन में नंबर 2 है, चावल के उत्पादन में नंबर 3 है, मोबाइल के उत्पादन में नंबर 2 है,
और अनेक चीजों में हम दुनिया में लीड कर रहे हैं। ये बदलाव हुआ भारत है। चेन्नई के गुइंडी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आधिकारिक रूप से अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को लेकर पूरा अस्पताल रोशनी से जगमगाता दिखा। बता दें, भव्य समारोह में कई मंत्री, विधायक और गणमान्य लोग शामिल हुए। अस्पताल में हृदय, छाती, गुर्दे, मस्तिष्क, न्यूरोलॉजी, रक्त वाहिकाओं और कैंसर के लिए विशेष विभाग बनाए गए हैं। हालांकि 1000 बिस्तरों की सुविधा वाले अस्पताल का निर्माण 230 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बैठक की। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने और कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेबलकर इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को लेकर घोषणा की। इसके साथ ही ये भी कहा कि योजना को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके तहत परिवार की महिलाओं को 2000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा, लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही मंत्री लक्ष्मी हेबलकर ने कहा कि इस योजना से सरकार के सालाना 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक आवेदन जमा कर सकते हैं। वो सेवा सिंधु पोर्टल, बेंगलुरु वन, कर्नाटक वन और ग्राम वन केंद्रों में निःशुल्क आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदकों को अपना और पति का आधार कार्ड जमा करना होगा। बता दें, किसी भी तरह के संदेह या परेशानी के लिए लाभार्थी 1902 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने आवास से राज्य के दूर दराज के इलाकों में 4G सेवाओं की वर्चुअल शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से रिलायंस समूह के स्थापित 100 जियो टावरों के संचालन का शुभारंभ किया। नए टावरों के सक्षम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जिला कलेक्टरों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये दूरस्थ क्षेत्रों के सभी घरों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने में मदद करेगा। उन्होंने केंद्र में दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और एयरटेल की दूरदराज के इलाकों में सेवाओं का विस्तार करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, 209 दूर दराज के गांवों को 4G सेवाएं मिलेंगी। इसके साथ ही सरकारी सेवाओं को अब और अधिक गुणवत्ता और पूर्णता के साथ लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कनिवेदु गांव में अज्ञात लोगों ने एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने 50,000 रुपए और 10 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बैंक से फसलों की बीज और खाद के लिए 50,000 रुपए लोन लिया था। गौरतलब है कि सरकारी क्लर्क होने का दावा करने वाले नाइक ने कहा कि जब मैंने अपनी पत्नी से लॉकर से पैसे निकालने के लिए कहा तो उसने बताया कि पैसे गायब हैं। हमने पुलिस को मामले की सूचना दी है और पूछताछ में पीड़ित ने बताया कि लॉकर से 50,000 रुपए और 10 लाख रुपए का सोना गायब था। फिलहाल पुलिस ने बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद एमवीवी सत्यनारायणा की पत्नी, बेटी और ऑडिटर को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। वहीं इस घटना के दौरान सांसद विशाखापट्टनम में नहीं थे। दरअसल सांसद की पत्नी ज्योति और बेटे शरद को एक गैंग ने अगवा करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। जब सांसद के करीबी और ऑडिटर जी वेंकटेश्वर राव पहुंचे रुपए देने के लिए तो उन्हें भी अगवा कर लिया गया। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर त्रिविक्रम वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस विभाग आगे की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वाईएसआरसीपी के पूर्व मंत्री पन्नी नानी ने हाल ही में जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की आलोचना की थी। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी सैंडल दिखाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी आलोचना की। लोगों की तुलना में उनका ध्यान वैन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राजनीति के लिए देवी दुर्गा के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और पवन कल्याण की प्रचार वैन का नाम वाराही के बजाय नरहही रखा जाना चाहिए।
पूर्व मंत्री परनी नानी ने कहा, पवन कल्याण ने कहा कि अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की कमीज पकड़ लेंगे। मैं पवन कल्याण से सवाल पूछता हूं कि उन्होंने कितनी बार मोदी और चंद्रबाबू की कमीज पकड़ी है। उन्होंने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर पिछले 1 दशक से पवन की पार्टी को नियंत्रित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रबाबू थे जिन्होंने 10 साल तक जनसेना का नेतृत्व किया। बहरहाल टीडीपी और बीजेपी ने मिलकर एक भ्रष्ट सरकार देने का काम किया है। उधर तेलंगाना के हैदराबाद में अभिनेता प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष ने थिएटरों में धमाल मचा दिया। हैदराबाद के सुदर्शन मूवी थिएटर फैंस की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिल्म देखने के बाद फैंस सिनेमा हॉल के बाहर नाचते झूमते नजर आए। साथ ही सिनेमा हॉल के बाहर फैंस प्रभास के लिए चीयर करते और राम सिया राम गाने पर डांस करते हुए जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में बिजली दरों की बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तरी कर्नाटक लघु उद्योग संघ ने बिजली दर में इजाफे के बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, उत्तरी कर्नाटक लघु उद्योग संघ के लोगों ने सड़कों पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पैदल मार्च करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक से मांग की कि बिजली के दरों में की गई बढ़ोतरी के फैसले को वापस लिया जाए। इस फैसले के बाद आम वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पुडुचेरी में सुब्रमण्यम भारती गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने वेंकट सुब्बा रेड्डिया जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया कि उनके पास पिछले 1 साल से पक्का स्कूल भवन नहीं है, जैसा कि उनका पुराना भवन असुरक्षित पाया गया था। वहीं कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लगभग 500 छात्रों को सितंबर 2022 में वीर मामू मुनिवर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में ट्रांसफर किया गया, जहां क्लासेस 2 शिफ्टों में लगाई जाती थी। बता दें, गर्मी की छुट्टी के बाद जैसे स्कूल फिर से खुले, सुब्रमण्य भारती गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि वीर मामू निवर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के छात्रों ने शिफ्ट क्लास सिस्टम का विरोध करते हुए गेट बंद कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब ये छात्र बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं। बता दें, छात्राओं ने पूरे दिन की कक्षाओं के लिए उचित जगह की मांग की है। तेलंगाना के निर्मल जिले के बसर कस्बे में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें, करीब 2 बजे परिसर में छात्रावास भवन की 4थी मंजिल से छात्रा गिर गई। वहीं आनंद फानन में छात्रा को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ने निर्मल कब्जे के अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। ये दुर्घटना थी या आत्महत्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 13 जून को आईआईटी बसर के प्रशासनिक भवन में एक छात्रा ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीयूसी की फर्स्ट ईयर की छात्रा ने फिजिक्स की परीक्षा देने के बाद ये कदम उठाया और आरजीयूकेटी में ये दूसरी मौत है। इन घटनाओं के बाद आरजीयूकेटी के छात्रों में दहशत का माहौल है। कहीं ना कहीं ये जो परिसर है वो सवालों के घेरे में आ चुका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में एक दुकान में आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास के रास्तों को भी बंद कर दिया गया। लोगों ने बताया कि फोटो फ्रेमिंग की दुकान से पहले धुआं निकलता हुआ दिखा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां पर फ्रेमिंग के लिए काफी लकड़ियां रखी हुई थी, जिस वजह से आग तेजी से फैल गई। तेलंगाना के हैदराबाद से एक सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल मीर चौक पर एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे पैदल चल रही थी। इस दौरान एक स्कूल बस तेज रफ्तार में आई, जिसके बाद महिला स्कूल बस और सड़क किनारे खड़ी ऑटो रिक्शा के बीच दब गई। इसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर
आने जाने वाले लोगों की भी भीड़ इकट्ठी हो गई। जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्होंने हादसे की जानकारी ली और बस को सीज कर बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली वार्षिक प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री बी सत्यनारायण ने जारी किया। इंजीनियरिंग वर्ग में 76.3% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि कृषि वर्ग में 89.6% स्टूडेंट पास हुए। बता दें, सी उमेश वरुण ने 158 अंक हासिल करके इंजीनियरिंग वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। इंजीनियरिंग के लिए EAP CET 15 से 18 मई तक और फार्मेसी और कृषि के लिए 22 से 23 मई तक परीक्षा आयोजित की गई थी। विश्व रक्तदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया गया और रक्तदान करने के लिए लोगों का हौसला भी बढ़ाया गया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए आमजन से भी समय समय पर रक्तदान करने की अपील की गई और कहा गया कि हम रक्तदान करेंगे तो ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंदों को दिया जा सकेगा। बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।